Bismillahirrahmanirrahim. I am Asif Abbas, lecturer स्टैटिस्टिक्स। आज हम सेकेंड ईयर का जो हमारा चैप्टर है एक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता क्या और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये दो अलग अलग चैप्टर यहाँ पे डिवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के बारे में कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। बेसिकली यहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और estimation has already been discussed in the previous chapter, and this chapter or lesson is about the testing of hypothesis, point estimation and interval estimation। जो पहला हमारे पास है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसमें वो बता रहा है यहाँ पे कि जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है उस पर बेसिकली एस्टिमेशन पे और उसके पैरामीटर पे और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे कंसिस्ट करता है। फिर एस्टिमेशन के बारे में बता रहा है वो यहाँ पे कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक पॉइंट एस्टिमेशन और एक इंटरवल एस्टिमेशन। जब भी कोई आप फार्मूला लगाते हो, कोई आप एस्टिमेटर यूज़ करते हो, उससे जो आंसर आता है अगर वो आपके पास रेंज की फॉर्म में आता है, पॉइंट्स में आता है, तो हम इसको इंटरवल एस्टिमेट कर देते हैं। सिंगल फिक्स वैल्यू आती है तो उसको हम पॉइंट एस्टिमेशन का नाम दे देते हैं। फिर आगे है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है। तो वो ये होता है कि जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में भी आपके सामने लिखा हुआ है, एनी ओपिनियन और आइडिया मे बी फॉर्म about the population under study, consider the following statements: average consumption of sugar per month of a consumer is 1 kg। कोई आप एक आइडिया लगाते हैं कि आपके घर में जो शुगर है या घी है वो कितना इस्तेमाल हो रहा है, उसकी पर एवरेज क्या है। एक मैच है, आप क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं। सपोज क्रिकेट मैच की अगर हम बात करें तो उसमें एक फ्लांस को जो शाहिद आफरीदी है या कोई भी जो सरफराज है या शुएब अख्तर, कोई भी क्रिकेटर, उसने एवरेज रन्स क्या बनाया, उसको हम यहाँ पे देखते हैं कि उसमें कितनी एवरेज है उसकी। इसी तरह से यहाँ पे जैसे इसने कहा हुआ है कि 45% पीपल लिटरेट है किसी कंट्री में, तो 80 जो है वो इलिटरेट है। ये सारे हमारे पास स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होते हैं। यहाँ लिखा भी दिस क्वेश्चन हैव कम अप इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली क्या करते हैं हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है और जिसको हम इसमें करते हैं। आगे सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में दो तरह के हमारे पास होते हैं। एक नल हाइपोथेसिस होता है जिसको हम एच नॉट से शो करते हैं, यहाँ भी इसमें लिखा हुआ आपके सामने, और इसको हम एच नॉट यहाँ पे देख, द हाइपोथेसिस व्हिच इज टू बी टेस्टेड इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, इट इज डिनोटेड बाय एच नॉट। It is starting point in the investigation. A statement which we hope will be rejected is taken as hypothesis। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो नल हाइपोथेसिस उसको एक तो एच नॉट से शो करते हैं, फिर उसको जो है अगर हम देखते हैं कि स्टेटमेंट विच विल बी ओपन रिजेक्ट कर देते हैं, तो इसको हम हाइपोथेसिस को लेते हैं इसमें। फिर एक इसके साथ दूसरा होता है इसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ये होता है उसके अगेंस्ट होता है, बेसिकली इसको हम अगेंस्ट हाइपोथेसिस का नाम भी दे सकते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नाम भी दे सकते हैं। तो बेसिकली इसको H1 से शो करते हैं या HA से भी यहाँ पे शो करते हैं। जैसे स्टार्ट में लिखा हुआ है, द हाइपोथेसिस व्हिच इज एक्सेप्टेड द नल हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्टेड इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड इट इज डिनोटेड बाय H1 और HA। इसी तरह से आगे हम जो है एक चीज़ यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स याद रखना पड़ेगा कि जहन में आप लोग बिठा लें कि हमेशा जो H1 होता है, HA होता है, वो या तो लेस की फॉर्म में होगा या ग्रेटर की फॉर्म में होगा या नॉट इक्वल की फॉर्म में। कभी भी H1 में इक्वल का साइन नहीं आता। हाँ, एच नॉट जो ऊपर हमने देखा है उसमें इक्वल का साइन आता है, लेस देन इक्वल का भी आता है, ग्रेटर देन इक्वल का भी आता है। इसी तरह से फिर आगे आपके पास जो है इसकी टाइप्स आ रही हैं। एक सिंपल हाइपोथेसिस होता है, तो वो ये होता है इफ हाइपोथेसिस हैज अ सिंगल वैल्यू फॉर पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड सिंपल। अगर एक ही वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर की है उसको हम सिंपल हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे कि आगे उसने कहा भी सही, मिसाल दी हुई आपको, द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉपर वायर इज 10 kg, हियर एच नॉट म्यू इज इक्वल 10 kg एंड हैज अ सिंगल स्पेसिफाइड वैल्यू एच नॉट इज सिंपल हाइपोथेसिस। सिमिलरली म्यू 1 माइनस म्यू 2, अगर एक मीन है फर्स्ट करो जैसे किसी भी चीज़ का, वो कह रहा है कि वो 10 kg है, कॉपर वायर है उसका वेट जो है वो 10 kg है, एक जार है उसका वज़न जो है वो 9 पाउंड है या कुछ इस भी, उसमें जो एक वैल्यू को जब हम उसमें लेते हैं हाइपोथेसिस में तो उसको सिंपल हाइपोथेसिस कह देते हैं। जब एक से ज़्यादा जब हम लेते हैं तो आगे उसको कंपोजिट हाइपोथेसिस, जैसे ये नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे, द हाइपोथेसिस कॉल्ड कंपोजिट इफ इट स्पेसिफाई a range of values of parameter. The hypothesis
अब म्यू ग्रेटर देन इक्वल 10 इज कंपोजिट हाइपोथेसिस है, ठीक है, इसमें इक्वल भी आ रहा है, ग्रेटर भी आ रहा है, दो चीज़ें आ रही है ना। तो सिमिलरली अगर म्यू 1 माइनस म्यू 2 अगर हम करके लिखे ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो वो भी हमारे पास जो है वो कंपोजिट की है। उसके बाद फिर हम देखते हैं एक्सेप्टेड एंड रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो भी हम शुरू में H0 H1 बनाते हैं, तो H1 को हम देखते डिसाइड करते हैं कि आपने इस रिजेक्शन को जो है वो उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। वो फिर एंड में जाके जब हम कंक्लूजन निकालते हैं, वहाँ जाके हम उसमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आगे है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक का एक स्टेप होता है हमारे पास इसमें। उसमें क्या होता है, टेस्ट बेसिकली टेस्ट स्टैटिस्टिक एक फार्मूला होता है किसी भी उसके मीन के लिहाज से, डिफरेंसेस ऑफ मीन के लिहाज से, जो उसका पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन होता है उसके लिहाज से, डिफरेंसेस ऑफ पॉपुलेशन के लिहाज से। उसमें सिर्फ हम एक लिखते हैं कि आपके पास फार्मूला क्या है, जिसमें जैसे आप यहाँ पे देखिए जी के लिए, टी के लिए, काइस के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन रीजन्स, आपने कहाँ पे किसको एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए अल्फा और 1 माइनस अल्फा हम दो यूज़ करते हैं टर्म्स। फिर टू टेल टेस्ट का यहाँ पे जिक्र है, तो टू टेल टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर आपके पास ग्रेटर देन इक्वल का साइन हो या नॉट इक्वल का साइन हो, तो उस पर हम टू टेल का नाम दे देते हैं। अगर सिर्फ आपके पास वन टेल के लिए हम देखते हैं, अगर सिर्फ लेस या इक्वल का साइन हो तो उसको हम वन टेल के लिए कह देते हैं। यहाँ पे जैसे ये देखिए आपके सामने थीटा ग्रेटर देन और लेस दोनों है अलग अलग, उसमें हम यहाँ पे आपके पास वन टेल के लिए। फिर आगे इसमें हम यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके सामने ये जो दो बनाए हुए हैं, यहाँ पे दोनों रिजेक्शन रीजन के लिए आपके पास इस तरह से कर्व बनता है, और जो दूसरा है अल्फा, वो आपका रिजेक्शन रीजन के लिए हम एक कर्व दो आपको शो कर सकते हैं। ये डिफरेंट वैल्यूज होती है क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ जी की, कि अगर आपके पास सपोज अल्फा 0.10 है यानी कि 10% के लिए, तो उसमें टू साइडेड में, टू टेल में उसका जो आंसर -1.64 से +1.64 तक हम देख सकते हैं, और वन साइड में अगर हम आपके पास है तो फिर हम 1.282 हम इस तरह से उसकी वैल्यू देख सकते हैं। इसी तरह वन साइडेड के लिए -1.282 इसकी अलग से है, और जो राइट है उसके लिए +1.2। डिफरेंट वैल्यूज इस तरह 0.05, 0.02, 0.01 जो हम डिफरेंट इसमें वैल्यू देख सकते हैं। फिर एरर्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या एरर आ सकते हैं, नहीं आते। फिर टाइप 1 एरर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, उसको हम कहते हैं द नल हाइपोथेसिस इज नॉट बी मे बी ट्रू बट इट मे बी रिजेक्टेड। हालांकि वो ठीक है लेकिन उसको रिजेक्ट कर देते हैं, जिससे हम उसको टाइप 1 कहते हैं। और इसके ऑपोजिट जो होता है उसको डेफिनेटली हम फिर टाइप 2 एरर का नाम देते हैं। और टाइप 1 को अल्फा से हमेशा शो करते हैं हम लोग, तो दूसरा वही टाइप 2 आपके पास हो गया जिसको बीटा से हम शो कर लेते हैं। फिर जो आगे हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो वो है आगे टॉपिक हमारे पास, जो आपके सिलेबस में भी है, कोर्स में भी आपको पता होना चाहिए, वो इसका सारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हवाले से। हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं तो अल्फा को हम वही 0.05 या 10%, 1%, 5% में हम देख लेते हैं, चेक करते हैं कि इसमें क्या होगा। फिर अब आगे इसमें यहाँ पे आगे जो फॉर्मिंग H0 एंड H1 मेकिंग क्रिटिकल रीजन की आप किस तरह से उसको बनाते हैं, तो वही पहला टेस्टिंग हाइपोथेसिस करते हैं। दूसरे में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक यहाँ पे जैसे कि यूज़ कर रहे हैं, साथ में कर्व में भी शो कर रहा है आपको कि किस तरह से बनाते हैं इसको। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू वो बता रहा है सारा कि आप किस तरह से आपको इसको फिर रिजेक्ट करना है, सब करना है। आगे सबसे बात जो मेन इंपॉर्टेंट आपके पास है, जनरल प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जब भी आपने कोई भी टेस्ट करना है, लगाना है, जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, या मीन के लिए, सिंगल मीन के लिए, डिफरेंस के लिए, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो उसमें आपने स्टेप वाइज इसको करना होता है। टोटल 6 स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके आप इसको करते हैं, और हर स्टेप को आपको अपनी एक तरतीब है, उसी लिहाज से आपने इसको रखना है। और जो स्टेप का नाम है वो भी आपने लाजमी मेंशन करना है। अगर स्टेप का नाम मेंशन नहीं करेंगे या स्टेप्स को आगे पीछे करेंगे, तो उससे फिर क्या होगा कि आपके जो उस पे पेपर पे मार्किंग नंबर जो है वो माइनस में जाएंगे, क्योंकि पेपर जो चेक करने वाला है उसको ये आइडिया होगा कि शायद इस बच्चे को पता ही नहीं कि इसको पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पाँचवा कौन सा, छठा कौन सा। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा पूरे चैप्टर में जो टेस्टिंग के लिहाज है वो ये है कि फॉर्मुलेटिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस H0, कि हम देखते हैं कि H0 को हम किस तरह से इसको बनाते हैं। तो ये तीन कंडीशंस आपके पास होती हैं, यहाँ पे आ सकती है, जिनमें से कोई एक आपकी किसी भी क्वेश्चन में होती है। जैसे H0 में पहला आपके पास कह रहा है कि थीटा फर्स्ट, और आपके पास इज इक्वल टू, अगर थीटा नॉट है, और दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि H0 थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा नॉट, और तीसरा जो है H0 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा नॉट में आपके पास ये हो सकती है।
और उसके बाद फिर आगे यहाँ पे इसमें जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें हमने देख लिया कि बिल्कुल अगर फर्स्ट ग्राफ में जैसे पहला वाला दिया हुआ है एच नॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, तो उसके ऑपोजिट जो एच नॉट एच वन होगा वो होगा नॉट इक्वल। हमेशा जो एच नॉट है, कोई भी केस अगर आपके पास आता है पेपर में, तो जो एच नॉट है उसके ऑपोजिट एच वन होता है। अब दूसरे वाले में जैसे एच नॉट थीटा लेस देन इक्वल है, तो आप देख लें एच वन में ग्रेटर आ रहा है। इसी तरह से अगर तीसरा वाला आपके पास थीटा जो इफ एच नॉट थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट देन एच वन लेस देन, हमेशा ये याद रखें कि आप मैंने आपको पहले भी बताया एच वन में कहीं भी इक्वल का साइन नहीं आ रहा। आप देख लें यहाँ पे कि पहले में नॉट इक्वल है, फिर ग्रेटर है, फिर लेस है, और जबकि एच नॉट में इक्वल का भी आ रहा है, लेस का भी आ रहा है और ग्रेटर का भी आ रहा है, तीनों आ रहे हैं सारे। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है कि हमने अल्फा की वैल्यू क्या यहाँ पे लेनी है, ठीक है। जैसे वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अल्फा, उसकी वैल्यू 0.05 के लिए करना होता है, 0.01 के लिए किसके लिए, वो दूसरा स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का आ जाता है। तीसरा फिर आपके पास टेस्ट स्टैटिस्टिक आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर जी टेस्ट करें, टी के लिए हम कर रहे हैं तो यहाँ पे, या एफ के लिए करें, काई स्क्वायर के लिए कर रहे हैं, तो उस लिहाज से हम इसका यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जी के लिए कह रहे हैं सिंगल तो एक्स बार माइनस पी और सिग्मा और एन नॉट अंडर द रूट, हम उसमें कर सकते हैं। चौथा आपके पास क्रिटिकल रीजन है, उसमें क्रिटिकल रीजन में हम देखते हैं, फिर हम जो पहले हमने स्टेप 3 स्टेप बनाया हमने, जिसमें एच वन आपके पास नॉट इक्वल वाला ग्रेटर या लेस वाला था, उसको देख के हम क्रिटिकल रीजन बनाते हैं। अब फर्स्ट को आपके पास पहला जैसे एच वन जो है हमेशा 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 क्रिटिकल रीजन एच वन को पहले स्टेप को देख के, और उसमें भी एच नॉट दो आपके पास है, उसमें जो एच वन है उनको देख के बनाते हैं। और फर्स्ट को आपके पास नॉट इक्वल एच वन है, तो फिर हम इसमें क्रिटिकल रीजन में क्या क्या बनाएंगे, अल्फा बाई टू हम यूज़ करेंगे इसमें, और हम कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। और अगर आपके पास ग्रेटर है यहाँ पे सिर्फ, जैसे कि दूसरा वाला केस है जिसमें एच वन ग्रेटर है, तो फिर हम क्या कहेंगे जी, इसको हम कहेंगे कि वन साइडेड है वो जो, और जिसमें नॉट इक्वल वाला होता है वो टू साइडेड उसको हम कहते हैं, टू टेल भी कह सकते हैं। और इसी तरह से तीसरा वाला जो है उसमें एच वन थीटा लेस देन है, इसको हम वन साइडेड का नाम भी देते हैं, और इसका अगर लेफ्ट है तो इट इज कॉल्ड वन साइडेड द लेफ्ट, सिंपल। पांचवें स्टेप में स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब ये बहुत बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि आपने तीसरे जिससे ऊपर स्टेप था चौथा, उसमें आपने स्टैटिस्टिक का नाम मेंशन किया था, फार्मूला लिखा था, वहाँ पे आपने वैल्यूज पुट नहीं करने, आपने सारी कैलकुलेशन जो है वो पांचवें स्टेप में आके जो कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन वाला जो है उसमें आपने फार्मूला दोबारा से लेके उसमें वैल्यूज पुट करके आपने आंसर फाइंड करना है। फिर कंक्लूजन में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन हमेशा पहला वाला जो स्टेप टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता है, उससे तो हम जब क्रिटिकल रीजन बनाते हैं तो क्रिटिकल रीजन वाला जो स्टेप है उसमें हम जाके देखते हैं कि इसमें वो एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। अगर कंडीशन सही साबित हो रही है तो हम फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर नहीं सही हो रही तो फिर इसको सिंपली एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये एक पहला जो कह रहा है हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन म्यू के लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं कि उसको किस तरह से वो, यहाँ पे जब कोई भी आपके पास क्वेश्चन जो सिंगल मीन के हवाले से होगा आपके पास, उसमें 6 के 6 स्टेप हम कैसे लगाएंगे और आप एक आंसर कर सकते हैं। मिसाल पर भी आपके पास एग्जांपल है जिसमें वो कह रहा है कि पास्ट रिकॉर्ड शो दैट द एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स इज 57 and standard deviation 10. A new method of teaching is employed and the random sample of 70 students selected. The sample average is 60. Can we conclude on the basis of results at 5% level of significance the average score has increased? अब यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स सोल्यूशन में कि आपने नल, सबसे पहला स्टेप वही नल हाइपोथेसिस का बनाया जिसमें एच नॉट आपने कहा म्यूजिकल टू 57, और अल्टरनेटिव में आपने कह दिया म्यू ग्रेटर देन 57। क्यों, ऊपर आपके पास यहाँ पे उसने पूछा था ना कि जो क्वेश्चन में कि कैसे हमें पता लगा कि नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 57 और अल्टरनेटिव म्यू ग्रेटर है, तो हमें ऐसा पता चलता है कि जब ऊपर उसने पूछा आपसे तो एवरेज स्कोर हैज़ इंक्रीज, जहाँ पे भी इंक्रीज की बात हो, ज़्यादा की बात हो, मोर की बात हो, मोर देन, उसमें हम क्या करते हैं, ये ग्रेटर इस तरह का कोई भी वर्ड यूज़ हो तो उस पर या टॉल की बात करें या ज़्यादा उसमें किसी भी चीज़ के इंक्रीज होने की बात करें, तो हमेशा फिर हम उसमें ग्रेटर का साइन यूज़ करते हैं में। अगर इसको अपोजिट वर्ड यूज़ करें यानी कि लेस, डिक्रीज, लो, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, या स्मॉल, उसमें फिर हम लेस का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन में, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 हमने म्यू ग्रेटर देन 57 लिया, और हाइपोथेसिस हमेशा H1 के ऑपोजिट हो जाएगा, अगर वो ग्रेटर तो लेस देन इक्वल 57 कर दे तो वो भी ठीक है, खाली इक्वल 57 लिखे तब भी ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में हमारे पास अल्फा आपने 0.05 लिया लिखा और जो के ऊपर दिया हुआ था। फिर तीसरे में आपने यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखी कि अभी सिंगल मीन का था,
तो इस वजह से हमने जी इज इक्वल टू जो एक्स बार माइनस म्यू नॉट अंडर रूट सिग्मा और एन अंडर द रूट जो होल डिवाइडेड बाय एक्स बार माइनस, देखिए आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है कि जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट होल डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर एन अंडर द रूट। ये आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो उसमें फार्मूला यूज करना है वो लिखा, चौथे में जाके आपने क्रिटिकल रीजन लिखा। अब जी ग्रेटर देन H1 में आपने देखा ना कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर का है, तो आपने फिर यहाँ पे देखिए क्रिटिकल रीजन में आपने जी ग्रेटर देन जी अल्फा आपने यूज किया। जी अल्फा की जगह आपने इसको देखा वैल्यू को जब टेबल में, तो वन टेल में तो 1.645 आपके पास आ गया। और जी की अभी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नीचे इसमें लिखा हुआ है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने अल्फा की वैल्यू देखी आपने टेबल से 1.645 देगा। फिर कंपटीशन में यानी कि कैलकुलेशन में आपने क्या किया, फिर अब आपने जो अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक वाला जो स्टेप था आपका तीसरा वाला, उसमें आपने सारी की सारी वैल्यूज पुट की। एक्स बार की जगह उसमें जो 60 दी हुई है, म्यू की जगह 57, एन की जगह 10 और उसकी जगह एस की जगह 70 दिया हुआ आपको। सारा डिवाइड करके कटिंग शटिंग करके जी का आंसर 2.51 आ गया। और फिर आपने इसको यहाँ पे 2.51 को आपने इसके साथ जो आपके पास क्रिटिकल रीजन वाला है जी ग्रेटर देन 1.64, तो जी की जगह 2.51 आ जाएगा। तो अब आपने देखने की क्या होगा, तो कंक्लूजन में जाके फिर अगर आपने देखा सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू जी इज इक्वल टू 2.5 फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट और नल हाइपोथेसिस। आसान से आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास 2.51 जैसे कि यहाँ पे वो ग्रेटर है ना 1.64 से, अगर वो क्रिटिकल रीजन में चौथे में हम इसको जी की जगह 2.51 रखें और आगे जो आपके पास है वो क्या है 1.645 है, तो 2.51 ग्रेटर होता है ना, जब अगर कंडीशन सही आ जाए तो फिर आपने सिंपल कंक्लूजन में क्या लिखना है, वी रिजेक्ट टेस्ट नॉट, चाहे कोई भी आप टेस्ट कर रहे हो एंड तक। और अगर ऐसा नहीं है, इनके गलत कंडीशन आ रही है, तो फिर आप उसको लिख सकते हैं कि वो हम इसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, वी एक्सेप्ट एज नॉट। इसी तरह से ये आपके पास सिंगल मीन का जो सारा का सारा टॉपिक था वो हो गया। इसी तरह से आपका इस आपके सिलेबस में है वो डिफरेंसेस ऑफ मीन के हवाले से भी है, तो जब डिफरेंस होंगे तो फिर डेफिनेट दो डाटाज आपके पास होंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी हम देख लेंगे कि आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। सिंपल आपके सामने आसान सा हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जैसे कि यहाँ पे कोई अगर मुझे नज़र आता है जिसमें डिफरेंस का आपके पास दिया हुआ हो, तो हम उसको आराम से देख के समझा सकते हैं, बता सकते हैं आपको इसमें क्या होगा। यहाँ पे एक और चीज़ बताता है, चलो आप लोगों को स्टूडेंट्स के टी टेस्ट का जब भी जिक्र आता है तो टी टेस्ट में भी वैसे के वैसे ही जैसे जी टेस्ट में 6 स्टेप थे आपके पास, यहाँ पे जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग पॉपुलेशन मीन म्यू सिग्मा नॉर्मल पॉपुलेशन स्मॉल सैंपल। तो जब टी टेस्ट का आता है तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि सैंपल साइज ऑफ लेस देन 30 आपके पास होता है, तो फिर हम उसमें भी वही 6 स्टेप, पहला वही टेस्टिंग, दूसरा वही टेस्ट लेवल ऑफ सिग्मा, तीसरा टेस्ट स्टैटिस्टिक का। बस जी की जगह यहाँ पे देखिए टी आ गया, एक्स बार माइनस एस और एन अंडर रूट हो गया। ठीक है, कोई इतना खास फर्क नहीं आता, बस वही सिग्मा की जगह ऐसा आ जाता है और सैंपल साइज इसमें लेस होता है। बाकी टेबल हम देख टी की वैल्यू टेबल में देख लेते हैं और वही कंप्यूटेशन में फिर दोबारा से वैल्यूज पुट करके छठे में वही कंक्लूजन उसी तरह से हम देख के निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपके पास कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेकिंग ऑटोमोबाइल्स क्लेम्स दैट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ प्रोडक्ट इज 3500 माइल्स। रैंडम सैंपल अब देखिए इसमें एन जो है वो रैंडम सैंपल जो 16 का हमने लिया, ठीक है, सैंपल से लेस देन 30 है और साथ में सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो इसका मतलब ये टी टेस्ट यहाँ लगेगा। तो फिर हमने नल हाइपोथेसिस बनाया, एच नॉट म्यूजिक 35000 और एच वन डेफिनेटली इसके ऑपोजिट हो जाएगा जो कि लेस देन है। फिर आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसी तरह से लिखा जैसे जी में लिखते थे 0.005। टेस्ट स्टैटिस्टिक आपने तीसरा स्टेप वही लिखा जो जी टेस्ट में आपने लिखा था, तो उसमें भी टी इज इक्वल टू वहाँ पे जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, यहाँ पे टी इज इक्वल टू हो गया उसी तरह से करके। और हमेशा यहाँ पे टी में नीचे एस आता है, सिग्मा कभी नहीं आता, अगर नीचे सिग्मा आ गया तो समझ लो वो जी है वो टी नहीं। तो क्रिटिकल रीजन में वही आपने जब वहाँ पे जैसे जी किया था लेस देन या ग्रेटर देन जी अल्फा, यहाँ पे टी टेस्ट के लिए जब हम कर रहे हैं तो टी लेस देन जब टी अल्फा बाई टू न्यू अल्फा न्यू या अल्फा बाई टू न्यू, तो इसमें न्यू हमारे पास एन माइनस वन होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसको हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नीचे साथ में। यहाँ पे आप देखिए जैसे इसने टी की वैल्यू अल्फा 0.05 और न्यू एन 16 था, तो 16 माइनस वन 15 आ गया, तो उसको टेबल में देखा माइनस 1.753 आपके पास आ गया। ये आसान से टेबल में आप देख सकते हैं। और फिर कंपटीशन में आप इसमें एन सारा आपके पास 16 एक्स बार 3400 आपके पास है, एस टू 00 उसमें टी की वैल्यू पुट करके आप इसमें आराम से कर सकते हैं। फिर कंक्लूजन में हमने क्या करना है कि वैल्यू आपके पास -2 है, फॉल करी क्रिटिकल रीजन में, सो वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आगे आपके पास इस तरह से दोबारा फिर टी टेस्ट की एक दो क्वेश्चन जो है वो कर रहा है, उसमें हमारे पास दिए हुए इसमें हमारे पास किए हुए हैं कि आपके पास डिफरेंस के लिए हमने करना है और डिफरेंस के साथ जी का भी डिफरेंस है, फिर टी के भी डिफरेंस के लिए हम इसमें कर लेंगे।
और साथ में डिफरेंस के साथ ये देखें, जी का डिफरेंस है तो उसमें सिंपल क्या है, जब दो डाटाज आपके पास मौजूद होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं कि n1 आपके पास n2 और x1 बार x2 बार सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, और इसमें आपके पास 4 होता है आपके पास, तो उसमें नल हाइपोथेसिस h0 में μ1 इज इक्वल टू μ2 आपने ले लिया, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में h1 म्यू ग्रेटर देन आपने μ2 ले लिया। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आप अल्फा इज इक्वल टू 0.05 आपने कर लिया, और उसके बाद जो हमारे पास अल्फा पॉइंट और जी का फार्मूला, अब देख सिंगल जी था तो उसमें एक्स बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा और अंडर रूट है, जब यहाँ पे डिफरेंस के लिए हम करेंगे तो x1 बार माइनस आपके पास x1 बार माइनस x2 बार इंटू माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2। आपके पास ये दो आ जाएंगे फार्मूला भी थोड़ा सा, जब दो डाटा है, दो वैल्यूज हैं सारी एक्स की भी, x1 बार और x बार मीन की भी और पॉपुलेशन मीन की भी और सिग्मा की भी, तो फिर डेफिनेटली दो दो आपके पास आ जाएगा। और क्रिटिकल रीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, z ग्रेटर देन 1.645 आपके पास आ जाएगा। फिर हम इसमें देख लेंगे एडिट टेबल में उसी तरह से अल्फा की वैल्यू हम 0.05 जो है उसको हम देख के उसको भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर कंपटीशन में यहाँ पे अगेन उसने क्या किया, जो हमारे पास फार्मूला था इसमें यहाँ पे जो जी का हमने देखा था, उसमें हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट जो उसके ऊपर ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ x1 बार, उसकी जगह आपने 8.75 पुट किया आपने, और x2 बार की जगह 7.25 पुट किया, μ1 माइनस μ2 पर जो कि 0 के इक्वल था तो हमने इसको 0 पुट कर दिया। और होल डिवाइडेड में एन 9 सिग्मा 1 स्क्वायर आपके पास 9 है और n1 36 है, और सिग्मा 2 की जगह आपके 4 है आप स्क्वायर है और आपके पास 64 है। आपने वैल्यूज पुट करके जब इसको सॉल्व किया जी का आंसर आपके पास 2.683 आ गया, और उसको फिर अगेन आपने वो उसके साथ कंपैरिजन कर लिया कि आया ये इसमें कंक्लूजन में आप इसको रिजेक्ट करोगे एक्सेप्ट करोगे, तो अगर वो कंडीशन सही से आ रही है तो आप उसमें यहाँ पर रिजेक्ट कर देना, अगर नहीं आ रहा तो सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से ये भी आपके पास डिफरेंस के बारे में ही क्वेश्चन है। फिर आगे हम इसको देख लेते हैं कि लार्ज सैंपल, अगर उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल साइज है तो फिर भी हम इसी तरह से वही सेम फार्मूला करके उसमें करके आप कर सकते हो। और उसके बाद जो आगे आपके पास आ जाता है कि अगर आपके पास आ जाता है कंबाइन के लिए, तो फिर उस पर भी हमारे पास टी का फार्मूला लगा लेते हैं जब डिफरेंस का आपके पास है। और इसके बाद आगे से जो मेन इसमें हमारे पास है ना, डिफरेंस जी का है और ये टी का डिफरेंस का है, सिंगल मीन का है, और डिफरेंस आपके पॉपुलेशन नॉर्मल मीन का है, जो टॉपिक्स में आपके सिलेबस में है उस लिहाज से हम देख रहे हैं। तो उसके बाद एक जो और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास है वो है पेयर टी टेस्ट के हवाले से भी, कि उसमें क्या आपके पास करते हैं कि पेयर टी टेस्ट में हम यहाँ पे सिंपल दो जो होते हैं वो म्यू डी लेके टी ये टेस्ट यूज़ करते हैं कि डी बार माइनस टी नॉट एस डी ओवर एन अंडर द रूट। अब उसमें हमारे पास उसमें डी बार आप जो डिफरेंस होता है दो आपके पास एक्स वाई दो कॉलम दिए होते हैं उसमें से हम डी निकाल लेते हैं, फिर उसको उसको यहाँ पे ऐड करके वैल्यूज पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। आगे आपके पास जो आ रहा है वो इसी का है डिफरेंस का, और पेड वाला ये देख ले जैसे जो x1 x2 दो वैल्यूज दी हुई है, आपने डी निकाला फिर डी का स्क्वायर किया, एन समीशन डी आपका समीशन डी स्क्वायर किया आपने, डी बार समीशन डी और एन से कर लिया, एस डी स्क्वायर आपने वन ओवर एन माइनस, यहाँ पे हमेशा वन ओवर एन माइनस वन इंटू समीशन डी स्क्वायर माइनस समीशन डी का होल स्क्वायर ओवर एन आपने इस फार्मूले से करना है, और 1/10 माइनस वन इंटू 29 माइनस 30 का 3 का स्क्वायर जो आपके पास यहाँ पे समीशन डी 3 है, 9 आ गया और 10, तो आपने सॉल्व किया तो आपके पास 1.SD जो है बेसिकली 1.77 आ गया, तो ठीक की जगह 0.3 माइनस 0 1.77 इंटू 10 तो आपके पास 0.536 आपके पास आ गया। फिर आपने कंक्लूजन में क्या करना है कि इस पे वही देख लेना है कि अगर वो उसके फॉल कर रहा है क्रिटिकल रीजन में तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर नहीं कर रहा तो एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बस बिल्कुल एंड होने वाला है जो वो ये है कि डिफरेंस के साथ प्रोपोर्शन का जब हमारे पास होता है तो वहाँ पे हम z इज इक्वल टू पी हेड माइनस पी और पी क्यू ओवर एन अंडर रूट हम यूज़ करते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं कि बिस सिर्फ जैसे वहाँ पे जी के लिए हम करते थे एक्स बार माइनस पी, तो जब प्रोपोर्शन की यहाँ पे बात करते हैं तो पी की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं जैसे ये वाला एग्जांपल 13.4 है, और इसमें पी के लिए हम क्या करते हैं, नॉट में आपने पी लेस देन 0.50 कर दिया, H1 में पी ग्रेटर देन 0.50 एंड अल्फा आपने कर लिया 0.005, और जी पी हेड माइनस पी नॉट अंडर पी नॉट क्यू नॉट ओवर एन अंडर रूट सारे को आपने करना है। और क्रिटिकल रीजन में आपने क्या करना है, जी ग्रेटर देन 1.645 आप करके आपका इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा, ये बस खत्म होने वाला है इसके बाद, तो एंड है हमारा बस, उसमें एन हम क्या करेंगे 1000 ले लेंगे, x 518 पी हेड आप कैसे निकालोगे x ओवर एन कर लेंगे,
तो उसमें 518 ओवर 1000 करके आपके पास पी नॉट आपके पास आ जाएगा, और फिर पी नॉट से डेफिनेटली आपको पता है कि 1 माइनस क्यू आप पी नॉट करके 0.50 कर लेते हो, उस जी की वैल्यू में पुट करके 1.125 आ गया, और उसको अपनी कंफ्यूजन में फिर दोबारा से अगेन वैसे ही चेक कर लेना कि उसमें फॉल कर नहीं कर रहा। और इसी तरह से जो डिफरेंस हमने टी का किया, जी का किया, तो प्रपोर्शन का भी आपके पास उसी तरह से डिफरेंस में आपके पास ये जो आ जाता है, और उसको वही फार्मूला लगा के जैसे कि उसमें डिफरेंस वाले में आपने किया था, तो इसी तरह से देख लीजिए ये जो आपके पास एग्जांपल सॉल्व हुई हुई है, दो डाटाज हैं, तो इसी तरह से जो जी का फार्मूला P1 हेड माइनस P2 हेड माइनस P1 और डिवाइड बाई P1 हेड Q1 हेड और N1 करके वो P2 करके वैल्यूज पुट करके, तो आपने आंसर निकाल कर लास्ट में कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।